जी सर। जी जी, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका जो टॉपिक है कास्ट, एक अपने आप में एक जटिल व्यवस्था है इस देश की, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस के अम्ब्रेला में ही कास्ट और जेंडर को प्रोटेक्शन मिलता है, और इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी वीमेन। प्लीज मैडम कंटिन्यू करिए प्लीज। शुक्रिया सर। जी सबसे पहले, एम आई ऑडिबल सर? जी, वेरी क्लियर। ओके। मैं सबको आभार प्रस्तुत करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज रख सकूं। और आज हम बात करेंगे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि बात करता है कि हमारा जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो किस तरीके से हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार देती है। हम अक्सर बात करते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो क्या लोकतांत्रिक देश की महानता सिर्फ इस बात से प्रूव होती है कि वो अच्छा चुनाव करा पाए, सिर्फ चुनाव लड़ लेना काफी है, या फिर ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? जैसे कि सर ने बताया, हम आज बात करेंगे कि महिलाओं का, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व हमें संसद या बाकी राजनीतिक मंचों पर देखने को मिलता है। तो ये बात तो हमारे सामने बहुत साफ तौर पर है कि छोटे लेवल पर जो पंचायतें हैं, जो नगर पालिका है, वहां तो कुछ लेवल तक हमें रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, जो संसद तक पहुंचती है, तो ये सीढ़ी बीच में कहीं टूट जाती है, क्योंकि संसद में हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर का भी कहना है कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब हम उसकी नींव सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित रखें। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी कामयाब होगा जब समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। अब समस्या क्या है? भारत की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन जब संसद, विधानसभाओं या राजनीतिक दलों में टिकट बांटने की बात होती है, तब खासकर वो महिलाएं जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, वो इस भागीदारी में बहुत पीछे छूट जाती हैं। ये केवल एक विमेन इक्वालिटी या जेंडर इनइक्वालिटी का मसला नहीं है। ये कहीं ना कहीं कास्ट, क्लास, वर्ग, बाकी तबकों में भी हमें इंटरसेक्शनैलिटी का एक इशू देखने के लिए मिलता है। किस तरीके से महिलाएं पीछे छूटती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम डेटा को देखें तो वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 13 से 14% है, और विश्व स्तर पर देखें तो ये विश्व स्तर से काफी कम है, जो कि 27% है। 27% भी बहुत अच्छा हिस्सा नहीं है, बहुत अच्छा रेशियो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर भी महिलाएं 50% पॉपुलेशन में है, ऑलमोस्ट 50%, लेकिन 27% इंटरनेशनल लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है, और इंडिया में सिर्फ 13 to 14%, जो कि बहुत कम है। महिलाएं हमें 14 लाख के करीब पंचायतों में हम देख सकते हैं कि भारत में जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिकाएं हैं, वहां पे लगभग 14 लाख प्रतिनिधित्व हमें महिलाओं का देखने के लिए मिलता है। उसका कारण हमारे सामने साफ है कि वहां पे लगभग 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, और किसी किसी स्टेट में, किसी किसी जगह पे 50% रिजर्वेशन की भी बात की गई है। अब इस भीड़ चाल में चलने के लिए क्या करते हैं, जितने मर्द भी हैं वो अपनी महिलाओं को, औरतों को आगे रखते हैं और औरतों को चुनाव में खड़ा करते हुए हमें दिखते हैं ताकि हम सीट हासिल कर लें। लेकिन सिर्फ सीट हासिल कर लेना काफी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज हमारे सामने हैं जो बताती हैं कि महिलाओं के हाथ में सिर्फ नाम की पावर है। उनका फेस यूज करके बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जो उनका पति है या ऊपर के जो भी लोग हैं या बेटा है, वो उनकी पावर का यूज कर रहे हैं। अब इन महिलाओं का कहीं ना कहीं हमें अगर योगदान देखने के लिए मिला जाए तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं वो पंचायत लेवल पर हमें अक्सर आजकल उठते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे स्वच्छता हो गया, सुधार हो गया, पंचायती योजनाओं पर ध्यान हो गया, पेयजल, पानी वगैरह का हमें व्यवस्था आजकल देखने के लिए मिलती है। शिक्षा, जो कि हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा पर आजकल ब्लॉक लेवल पर भी बहुत जोर दिया जाता है, और कोई भी एक ऐसा गांव, एक ऐसा नगर, ऐसी पंचायत नहीं है जहाँ पे कोई भी सरकारी स्कूल ना हो। इकलौता स्कूल ऐसा साधन है जिसके थ्रू एक गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे तक पहुंचता है। माँ की और शिशु के स्वास्थ्य के सुधार में ये भी हमें अक्सर देखते हैं कि मैटरनिटी
और जो इन्फेंट के लिए जो भी हेल्थ केयर है वो भी हमें अक्सर देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं हमारा आर्टिकल क्या कहता है, संविधान कहता क्या है। आर्टिकल 14 समानता की बात करता है जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है। 16, 15, 17 हमें इनइक्वालिटी से बचाने की बात करता है। आर्टिकल 243 डी हमें नगर पालिका में, नगर पंचायत में रिजर्वेशन देने की बात करता है। अब हमारे पास ये सारे रिजर्वेशन है, संविधानिक हमारे पास सारे आर्टिकल्स है। अब समस्या कहाँ है? अपना वीडियो ऑफ कर दो। मुख्य समस्या है कि राजनीतिक दलों द्वारा औरतों को, महिलाओं को टिकट ही कम बांटा जाता है। और अक्सर हम जो देखते हैं, जो चुनाव में औरतें भी आती हैं या मर्द भी आते हैं, उनकी छवि एक तरीके से गुंडों की दिखा दी जाती है। तो महिलाएं इस गुंडेगर्दी से, इस चीज से दूर रहना पसंद करती हैं। इस वजह से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज में कम है। राजनीति में हिंसा, ट्रोलिंग, ऑनलाइन का जमाना आ गया है, तो आजकल सिर्फ घर जाके या ऐसे परेशान नहीं करते। ऑनलाइन ट्रोलिंग का जमाना भी, हम जैसे स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग भी किसी भी पॉलिटिकल मंच से दूर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम किसी तरीके से खराब हो, हमारी फैमिली को ट्रोल किया जाए, हमें ट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ एक बहुत ही जो पुरानेपन से चला आ रहा समाज है, वो है पितृसत्तात्मक समाज, जो महिलाओं को किसी भी तरीके से डिसीजन लेने की पावर्स देना ही नहीं चाहता। उसके साथ में है पारिवारिक जिम्मेदारियां, जो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैक्सिमम टाइम पे एक फीमेल ही उसको अडेयर कर रही है। तो ये भी बहुत डिफिकल्ट चीज है कि एक महिला वो डुअल बर्डन अपने आप को सफर कर रही है, फैमिली को भी देख रही है, प्रोफेशनल लाइफ भी देख रही है, और पर्सनल लेवल पे भी उसको ये नहीं है कि अगर प्रोफेशनल लाइफ में वो काम कर रही है, हमें ही देख लीजिए, हम अपने घर को भी देखते हैं, बाहर प्रोफेशनल लाइफ को भी देखते हैं। तो ये डुअल बर्डन की वजह से भी महिलाएं सिर्फ पंचायत तक तो चली जाती है कि चलो एक हमें फेस मिल जाएगा, एक मोहरा मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में हमें वो देखने के लिए नहीं मिलता। अब मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आधी आबादी को आधे प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? सबसे पहले मैं मनोज सर से ही पूछना चाहूंगी, आपका क्या इस पे रुख है? जी जी बिल्कुल, अभी इसको कंक्लूड करिए तो मैं लास्ट में इसको जो है, अच्छा, हाँ नहीं ठीक तो है। फिर डेविएट होंगे। जी जी जी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें पंचायतों में आरक्षण तो मिल गया है। जी जी जी। आज लाखों महिलाएं हमें देखने को भी मिलती हैं पंचायत में, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या पंचायत से निकली महिलाएं संसद भी बन पाती हैं? अगर नहीं बन पा रही हैं, तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र की सीढ़ी बीच में कहीं टूट रही है, जो बात मैंने पहले भी कही थी। वर्तमान सरकार नारी शक्ति की बात तो करती है, महिला सशक्तिकरण, महिला के नारे, सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ बातों तक ही रह जाती है, सिर्फ नारे ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ संख्या बढ़ाने का सवाल नहीं है कि आपने संख्या बढ़ा दी, सिर्फ महिलाएं देखने के लिए मिल गए, उनको वास्तव में कितना निर्णय लेने की शक्ति आपने सुनिश्चित की है, ये भी देखना जरूरी है। मैं अपनी इस बात को छोटे से और जुमले के साथ खत्म करना चाहूंगी कि लोकतंत्र की भावनाओं के साथ मैं अपनी बात रख रही हूँ। लोकतंत्र तब सफल नहीं होता जब संसद केवल भरी हुई हो। लोकतंत्र तब सफल होता है जब संसद समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे, इसमें महिला भी आए, इसमें दलित वर्ग के लोग भी आए, और खासकर से आजकल जैसे देखने को मिलता है ट्रांस विमेन, ट्रांस मैन, इन लोगों की तो बात लगभग ना के बराबर है। ना के बराबर कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन लगभग जीरो है। हमें एमसीडी में या और कुछ लेवल पर, पंचायत लेवल पर थोड़ा बहुत 1-2% रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऊपर लेवल तक बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें देखना होगा कि लोकतंत्र जब सफल होगा जब सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जब संसद में दलित बेटी बोलेगी, जब आदिवासी बहन नीति बनाएगी, जब पिछड़ी महिला बजट पर चर्चा करेगी, जब अल्पसंख्यक महिला राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करेगी, तभी लोकतंत्र पूर्ण हो पाएगा। हमें ऐसी संसद नहीं चाहिए जो जनता पर शासन करे, जो सिर्फ जनता पर शासन करना जानती हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी संसद चाहिए जो जनता जैसी दिखे भी। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन भी होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय संविधान, जय समाजवाद, जय हिंद। जी बहुत शानदार रहा आपका। और जो स्पेशली एससी एसटी ओबीसी के लिए और माइनॉरिटी विमेन के लिए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है आज की तारीख में, जिस अनुपात में होना चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उसके लिए जो कारण है उसमें तो कई एक कारण है, लेकिन जो बेसिकली देखा जा रहा है, अभी हम लोगों के इस देश में संविधान को लागू हुए करीब 76 वर्ष होने जा रहे हैं,
और इसमें जो सोशल प्रेशर, एक जो सोशल माइंडसेट है, वो एक बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसमें जो लोग अभी भी घरों के अंदर, तो काबिलियत की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, लेकिन सोशल प्रेशर की वजह से, सोशल माइंडसेट में बदलाव ना करने की वजह से बहुत से लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, जबकि उनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और अन्य लोगों की अपेक्षा है। दूसरी बात, जो पंचायत का जो रिवॉल्यूशनर यहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट के जरिए हुआ, तो पंचायत में आपको देखने को तो मिलता ही है ना, जो फीमेल जिस तरीके से आती हैं पंचायत में रिजर्वेशन के आधार पे, उसमें एक बहुत बड़ी आबादी आपको दिखती है। लेकिन वो जो आपने कही कि सीढ़ी कहीं ना कहीं से कमजोर हो जाती है और पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में ऊपर नहीं पहुंच पाती, उसके पीछे जो कई कारण आपने बताया, जैसे कि बताया आपने प्रॉक्सी वाली बात बताई कि प्रॉक्सी जो अप्रोचेज है, चाहे वो पति के फॉर्म में हो, चाहे वो पिता के फॉर्म में हो, चाहे भाई के फॉर्म में हो, चाहे चाचा ताऊ के फॉर्म में हो, तो वो कहीं ना कहीं से पावर सेंट्रिक महिला के पास ना होकर वो कहीं ना कहीं और होता है। और अगर पदों पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थ्रू इलेक्शन या नॉमिनेशन आ भी जाता है, तो वो उस तरीके से डिलीवरी नहीं है वहां पे। और जो प्रॉक्सी वर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, वो उसी का एक प्रभाव है, एक आफ्टर इफेक्ट है। तो बदलाव की तो आवश्यकता है ही, लेकिन चूंकि आप एजुकेटेड भी है, लेकिन इसके लिए क्या उपाय ऐसा करना चाहिए समाज में, देश में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उनके जरिए, जिससे कि ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तो अपनी एक स्पीड होती है, वो रातों रात नहीं होती है, लेकिन 76 वर्ष भी कम समय नहीं होता है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए, उसकी गति क्यों रुक रही है? इस पे क्या विचार है आपके? सर, मुझे ऐसा लगता है सबसे मुख्य चीज है, एक तो हमारा जो छवि है, जो हमारे एक सिक्योरिटी नहीं है। अगर महिला आ भी गई है तो उसको कोई भी ट्रोलिंग कर रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, कोई मतलब बहुत खराब भाषा यूज की जाती है। उन सब चीजों में सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप टिकट ही नहीं दोगे तो ऊपर महिला पहुंचेगी कैसे? आप सारी पावर्स अपने हाथ में रखोगे तो महिला का ऊपर जाने का सवाल ही नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जो डुअल बर्डन है, घर वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इतना काबिल है तो उसको, बच्चे को आगे जाने दे, आगे पढ़ने दे। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है। एजुकेशन और बहुत सबसे बड़ा मेन मुझे विषय है सिक्योरिटी जी। वाला इशू लगता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी, और बहुत ऊपर से नेचुरल और सर, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। लेकिन जो एक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है फीमेल्स के लिए, लेकिन इसमें SC ST के लिए क्या विचार रखती हैं आप? क्योंकि महिलाओं में भी वो जिनके ऊपर दमन हो रखा है, सदियों से अन्याय अत्याचार हो रखा है, और जनरल समाज जो कहते हैं कि फॉरवर्ड क्लास की जो महिलाएं हैं, वो एक सोशली अपलिफ्टेड क्लास से आती हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं इनके मुकाबले, SC ST OBC समाज की महिलाओं के मुकाबले। तो उनको किस तरीके से, चूंकि पार्लियामेंट में अभी जो बिल पेश किया गया और जिस तरीके से शोर शराबा किया गया, महिला आरक्षण के कोई विरोध में नहीं है, लेकिन उस महिला आरक्षण में भी जो प्रोपोर्शन या जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए SC ST OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए, इसके बारे में मौन रही। और इस कमाल की बात ये रही कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे इस बिल का, वो भी SC ST OBC और मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत तंगदिल दिखे। इसके पीछे क्या कारण है? वही है सर, सारा गेम पावर्स का है। अगर आप पावर छोड़ना ही नहीं चाहते, आप चाहते हो कि अगर पावर आए भी तो सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के पास, या महिलाओं में भी अगर दिखे मुख्यतः, तो एक स्पेसिफिक वर्ग हमें देखने के लिए मिले। इसका एक सॉल्यूशन हम अगर अदर साइड में देखें तो महिला आरक्षण में भी हमें कुछ % रिजर्वेशन स्पेसिफिक SC ST OBC के लिए करना चाहिए, जिससे कि हम सिर्फ एक अपर वर्ग की महिलाओं को राजनीति में आता हुआ ना देखें, बाकी महिलाएं भी जो दलित समाज से है, बाकी पिछड़े वर्ग से हैं, वो भी हमें देखने के लिए मिले। और हम इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कई बार SC ST समाज की महिलाएं इसलिए भी नहीं लड़ पाती क्योंकि राजनीति बहुत महंगी, आप कह सकते हो बहुत महंगी है। आपको प्रचार करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। महंगी तो करा दी अगर गई है, महंगी इसीलिए कराई गई है ताकि ग्रास रूट लेवल से कोई उठ के उस पहुंच स्ट्रक्चर में ना जा पाए। वो एक स्ट्रेटजी के साथ की जाती है। शासक वर्ग इस तरह की जो नीतियां होती है, इस तरीके से सिस्टम, इको सिस्टम बनाते हैं वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपको।
कम शब्दों में आपने एकदम सटीक बात रखी, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ठीक है सर।